हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने एचटेट के लिए सीडीपी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंतर्गत मैंने टीजीटी और पीजीटी 2023 तक कंप्लीट करा दिया, 2019 से लेकर 2023 तक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो पेपर है वो मैंने पीआरटी के स्टार्ट कर रखे हैं और आज का जो पेपर है वो पीआरटी 2022 का पेपर है। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास ली है उन्हें पता है कि पीवाईक्यू कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक या दो ही क्वेश्चन अलग होते हैं, वरना सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो है एचटेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्न अंकित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बाय मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है पियाजे के द्वारा दी गई थी। पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट को दो स्टेज के अंतर्गत डिवाइड किया था। पहली स्टेज थी हेट्रोनोमस और दूसरी स्टेज थी ऑटोनोमस। तो इस स्टेज के अंतर्गत, हेट्रोनोमस स्टेज के अंतर्गत पियाजे ने बताया था कि जो बच्चा है वो समझता है कि जो रूल है वो सोसाइटी द्वारा बनाए गए या फिर किसी अथॉरिटी ने रूल को बनाया है और उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। ऑटोनोमस के अंतर्गत बच्चा समझता है कि रूल्स जो हैं चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हेट्रोनोमस एज रहेगी 4 से 7 साल और ऑटोनोमस एज रहेगी 11 से 14 साल के बीच में। आपको ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा पियाजे हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। वाइकोस्की द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? वाइकोस्की द्वारा थ्योरी दी गई थी सोशो कल्चर थ्योरी। फ्रूड द्वारा कौन सी दी गई थी? साइको सेक्सुअल थ्योरी। और बंडूरा द्वारा कौन सी दी गई थी? सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती है। टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग। इसमें जो पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि जो टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन कौन से स्टेज के अंतर्गत डेवलप होते हैं। तो ये हमारे जो है सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत डेवलप होते हैं। ये जो टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन है, ये जो पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी 6 सब स्टेज है और उसकी ये जो है 5वीं स्टेज है, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें जो बच्चा होता है वो ट्रायल एंड एरर का यूज़ करता है, यानी कि बच्चा खुद सीखता है गलती करके, यानी कि बच्चा एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखता है। ये जो है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन के अंतर्गत बताया गया है। इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल बच्चा जो है, जैसे बच्चे के पास टेडी बियर है, वो उसको फेंक देता है, वो देखेगा कि उसको क्या हुआ क्या नहीं, मतलब ये सब ऑब्जर्व करता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चा जो सीखता है। इसकी जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है, बच्चा इस समय में 12 से 18 महीने का होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये जो टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन है ये पियाजे की जो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसको भी 6 अन्य स्टेज में डिवाइड किया गया है और ये उसकी 5वीं स्टेज है, टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें बच्चा जो है ट्रायल एंड एरर के थ्रू सीखता है, यानी कि गलती करके सीखता है। बच्चा खुद एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखता है। जैसे बच्चा इस एज में थोड़ा चीज़ें तोड़ने फोड़ने फेंकने लग जाता है ना, तो वो वाली एज होती है ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आइए देखते हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। इट इज़ यूनिडायमेंशनल, ये गलत है। विकास एक आयामी नहीं होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास जो है मल्टी डायमेंशनल होता है, जैसे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। तो इसके अंतर्गत हमें ये बताना था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है। इसमें पूछा कि जो रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप होती है बच्चों के अंतर्गत, वो कौन सी स्टेज के अंतर्गत होती है। तो आप सबको पता है ये जो है पियाजे की थर्ड स्टेज के अंतर्गत होती है, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत रिवर्सिबिलिटी डेवलप होती है। रिवर्सिबिलिटी के अंतर्गत होता है यानी कि बच्चा जो है उल्टा सोच पाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे को अगर हम बताएं 4 जमा में 2 = में 6 होता है, ठीक है। अगर बच्चा ये भी सोच पाए कि 6 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तब भी 4 होगा, ये हमारा क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट, यानी कि बच्चा जो है उल्टा भी समझ पाता है। ये पियाजे की थर्ड स्टेज के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा की गई। यानी कि जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी था ये वर्दीमर के द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत बताया गया था कि जो चीज़ आपके जितने पास होती है, देखो इस क्वेश्चन से ही पता चलता है, प्रॉक्सिमिटी यानी कि निकट का सिद्धांत, यानी कि जो चीज़ें आपके जितने पास होगी उतनी अच्छे से आप उसे समझ पाओगे, उसे एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर दो चीज़ें मिलती है। तो आइए देखते हैं। सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम सामाजिक अध्ययन करते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम औद्योगिक संबंधी इंडस्ट्री से संबंधित अध्ययन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में सेटल करके फिर उनका अध्ययन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। डेवलपमेंट साइकोलॉजी है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता प्रतिपादक थे। इसमें पूछा है कि लेबोरेटरी, जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की, उसके फाउंडर कौन थे। तो उसके फाउंडर थे विलियम वुड। उन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी स्थापित की थी, कहाँ पर की थी, जर्मनी के अंतर्गत की थी, और शहर का क्या नाम था, लिप्सिक शहर। और कब की थी, 1879। तीनों इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तीनों आप याद रखोगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। इसमें पूछा है कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज से रिलेटेड नहीं है। आपको पता है पियाजे ने 4 स्टेज दी थी, कैसे याद करते हैं हम, SPCF। एस से क्या होता है, सेंसरी मोटर। पी से क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। सी से क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और एफ से क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कौन सी नहीं दी थी हमें ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो लेटेंसी स्टेज थी ये किसके द्वारा दी थी, मैंने बताया हुआ आपको, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ये जो लेटेंसी स्टेज थी ये सिगमंड फ्रेड का, जो सिगमंड फ्रूड थे उनकी जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी उसके अंतर्गत ये जो है 4th स्टेज है। जितने भी 5 स्टेज है साइकोसेक्सुअल थ्योरी की वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है। इमेजनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेज। तो ये जो इमेजनरी है, जहाँ पर भी इमेजनरी की बात होती है यानी काल्पनिक बात होती है, तो वो बच्चा किस एज में करता है, वो किस और अवस्था के अंतर्गत करता है। तो ये हमारा जो काल्पनिक श्रोता होता है ये किससे रिलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर 4, एडोलसेंस के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, या निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है। देखो, द मून इज लाफिंग। तो ये पियाजे के अंतर्गत था। एनिमी, ये हमारा होता है एनिमिज्म, यानी कि जब बच्चा नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में डिफरेंस नहीं कर पाता, वो नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझने लगता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि चांद हंस रहा है, तो ये हमारी होती है एनिमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है। इसमें हमें बताना है कि जो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी थी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी स्किनर के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी जो है स्किनर के द्वारा दी गई थी। अब इसमें हमें ऑप्शन देखना, हमें बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज डिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी कि जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है वो पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज करता है। बिल्कुल ठीक है। जो हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, इससे क्या होता है, जो भी आप करना चाहते हो उसके अंदर अगर कोई भी रुकावट आती है या बाधा आती है उसको दूर किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वंस अ बिहेवियर इज़ लर्नड इट इज़ नॉट फॉरगॉटन। बिल्कुल गलत है, एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम भूल जाते हैं अगर कुछ चीज़ें माइंड में नहीं रहती। अगर हमारे आसपास है, अगर हम देखो, आप HTET के सिलेबस से ही लगा लो, अगर आप CDP बार बार रिवाइज कर रहे हो तो आपको याद रहेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी गैप दे दोगे 1 मंथ का तो आप चीज़ें भूल जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पनिशमेंट इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बिल्कुल गलत है, पनिशमेंट बिल्कुल हमारा जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होता है, नेगेटिव होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। ये भी बिल्कुल गलत है, मैंने बताया कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है वो इंक्रीज़ करता है हमारे पॉजिटिव बिहेवियर को। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट किसके द्वारा दिया गया? बैलक के द्वारा। आपको याद है ये क्या है? बैलक द्वारा दिया गया था 1948 के अंतर्गत। और इसमें क्या बताया मैंने, आई थिंक हर बार रिपीट किया है, ये जो है प्रोजेक्टिव मेथड है, आप सबको पता है। इसमें यानी बच्चों को एक सीरीज़ दिखाई जाती है, चित्र की एक सीरीज़ दिखाई जाती है, और फिर उनको चित्र देखकर बोला जाता है कि आप एक कहानी बनाओ। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? यानी कि अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है मैक्लियन। और अगर एक और नाम पूछते हैं तो ये इनके साथ कौन थे? एडिक्शन। कौन थे? एडिक्शन। आपको दोनों नाम याद रखने, क्योंकि ऑप्शन में कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है। द कंसेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन। हमें बताना जो चेनिंग का कंसेप्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? चेनिंग क्या होती है? चेनिंग होता है यानी कि आप जब आप एक पॉजिटिव व्यवहार या फिर पॉजिटिव बिहेवियर कर रहे होते हो तो आप पॉजिटिव आगे बढ़ते हो। अगर आप नेगेटिव बिहेवियर कर रहे हो तो आपका नेगेटिव, आप आगे लाइफ में नेगेटिव बढ़ोगे। ठीक है, तो ये चेनिंग सिस्टम होता है। और ये जो कंसेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत, जो कि किसने दी थी? स्किनर के द्वारा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस थ्योरी में क्या होता है? ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत जो है बार बार रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, यानी कि पुनर्बलन पर काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी 3 डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी JP गिलफर्ड के द्वारा दी गई थी। स्पीयरमैन के द्वारा कौन सी दी गई थी? स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी। कौन सी दी गई थी? 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, और एक आपको गार्डनर की याद करनी है जिसने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। एक क्वेश्चन और है, अगर ये पूछे, ये तो पूछा है कि 3 डायमेंशन किसने दी थी। अगर पूछे ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो वो किसके द्वारा दी गई थी? वो स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई थी। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसके अंतर्गत क्या होता है? रीइंफोर्समेंट वेरिएबल रेशियो या फिर फिक्स इंटरवल होता है, आप सबको पता ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
जो री होता है, पुनर्बलन होता है, वो क्या होता है, या तो फिर कॉन्टिन्यूस मतलब ये हमारे दो तरह के होते हैं, आपको बता देती हूँ। एक हमारा होता है कॉन्टिन्यूस री जो कि लगातार पुनर्बलन दिया जाता है बच्चे को। एक हमारा होता है पार्शियल, इसमें कभी कभी दिया जाता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो है फिक्स्ड इंटरवल और फिक्स्ड रेशो होता है पार्शियल के अंतर्गत। तो हमारे जो मोटिवेशन है इसके ये कोई भी शेड्यूल नहीं है री का, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी इसमें पूछा है कि इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। तो बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, गेस्टलिस्ट के द्वारा दी गई थी। और कौन थे वो, कोहलर द्वारा जो है इनसाइट थ्योरी दी गई थी। नेक्स्ट है भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है। द इमोशन ऑफ फियर, जो फियर का इमोशन होता है वो किससे जुड़ा है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। जब भी हमें डर लगता है तो उस सिचुएशन से हम भागने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस्केप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है। तो ये तो सबको ही पता होगा, IQ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, MA/CA इंटू में 100। M में क्या होती है हमारी मेंटल एज, CA क्या होती है क्रोनोलॉजिकल एज, और इंटू में 100। और ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, स्टर्न के द्वारा दिया गया था। और जो इसमें मल्टीप्लाई 100 किया था, यानी कि जो संशोधन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, टर्मन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, टर्मन द्वारा। आपको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रोन फैबनर के जैव पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण है। जो हमारी ब्रोन फैबनर की थ्योरी है बायो इकोलॉजिकल मॉडल, जिसके अंतर्गत 5 सिस्टम है, मैंने हर वीडियो में बताया है आपको। उसमें जो रूल्स और लॉ है वो किस चीज़ के एग्जाम्पल है, आप सबको पता है वो किसके अंदर आते हैं, हमारे मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट है डिसकैल्कुला एक प्रकार का क्या है। तो ये डिसकैल्कुला एक प्रकार की क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जिसके अंतर्गत हमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। तो हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें पूछा है कि कौन सा एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कौन सा नहीं है, देखते हैं। टॉफ़ी बिल्कुल है, बिस्किट भी है। ए पीटर मेडिसिन एक कड़वी दवाई, तो कड़वी दवाई जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होता, क्योंकि इससे बच्चा पॉजिटिव पुनर्बलन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, सबसे पहले आप ये बताओगे कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। मैं आपको थोड़ी हिंट दे देती हूँ। जो भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है कॉपी करके सीखता है। और इसके अंतर्गत उसने कौन से कंपोनेंट्स दिए थे। सबसे पहले क्या होगा, बच्चा अटेंशन यानी कि ध्यान देगा, फिर क्या करेगा, रिटेंशन करेगा, उसको ग्रहण करेगा, रिटेंशन। उसके बाद प्रोडक्टिव यानी उसको करके देखेगा, और फिर क्या था, मोटिवेशन। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट्स थे ऑब्जर्वेशन लर्निंग के। तो इसमें पूछा है कि कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड जाने जाते हैं। तो सिगमंड फ्राइड किसके द्वारा जाने जाते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। क्या था उनकी थ्योरी का नाम, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि के किस श्रेणी को दर्शाता है, यानी कि जिनका IQ 90 से 110 के बीच में होता है वो कौन सी कैटेगरी के होते हैं इंटेलिजेंस के अंतर्गत। तो ये हमारा आएगा एवरेज इंटेलिजेंस के अंतर्गत। जो एवरेज इंटेलिजेंट के बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है, 90 से 110 के बीच में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। इसमें पूछे है जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए कौन सी टेक्निक उचित है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा PECS, ये क्या होता है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा साइन लैंग्वेज जो है, जो बच्चे सुन नहीं सकते उनके लिए यूज़ की जाती है
हमें बताना है जो देख नहीं सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा टेलर फ्रेम। ये क्या होता है, एक तरह का फ्रेम होता है जिसपे बच्चे जो है छू कर उसको मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बोबो डॉल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। इसमें हमें बताना है कि जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था वो कौन सी लर्निंग का है। तो वो कौन सी लर्निंग है, हमारी सोशल लर्निंग। किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था बंडूरा के द्वारा। मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था बट मैंने अभी इसका आंसर बता दिया है। नेक्स्ट है कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है। हमें बताना है कि जो कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें पनिशमेंट किसके अंतर्गत आती है। तो वो हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आती है। कोलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। यानी कि द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी फर्स्ट कॉइन्ड बाय। तो लर्निंग डिसेबिलिटी सबसे पहले किसके द्वारा यूज़ की गई थी। तो ये थे हमारे सैमुअल क्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट और लास्ट है एक बालक की उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्राइड ने कहा है। कि जो अट्रैक्शन होता है एक माँ का अपने बेटे की तरफ, तो यानी कि एक बेटे का माँ की तरफ, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फादर और डॉटर का। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।